हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, भस्म या लवण यानी कि एसिड, बेस एंड लवण के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एसिड के बारे में। यानी कि एसिड यानी कि अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान हों तथा जिन्हें अंशतः या पूर्णतः धातुओं या धातुओं का सादृश्य आचरण करने वाले मूलकों द्वारा विस्थापित करने पर लवण का निर्माण होता है। तो क्षारक या क्षार से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। इसके जलीय घोल नीले लिटमस को लाल करने में तथा जो स्वाद में खट्टे हों। यानी कि नॉर्मल सी बात है। इसमें क्या कहा है कि अम्ल यानी कि एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि स्वाद में वो कैसे होंगे, खट्टे होंगे। और ये क्या करेंगे कि जो नीला लिटमस है उसको लाल यानी कि नीले को लाल में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और एसिड्स होते हैं वो अगर बेस से रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ में, तो क्या करेंगे कि ये लवण का निर्माण भी करेंगे। और ये क्या करेंगे कि जैसे एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर अगर बात करें तो एसिडिक नेचर है तो उसकी पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। और जो बेस है उसकी पीएच है वो 7 से ज़्यादा होती है। और लेकिन एसिड और बेस अगर दोनों साथ में मिलेंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल भी करेंगे। अगर हम नॉर्मली इनके अगर कैरेक्टर की बात करें तो आप देखो अम्ल की गुण क्या क्या हैं। अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है और ये अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। अम्ल है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर अम्ल और क्षार में देखें तो अम्ल तो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन मुक्त करेंगे और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं कि OH यानी कि हाइड्रोक्साइड को मुक्त करते हैं। अम्ल हैं वो क्या है यानी कि भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि कोई भी अगर एसिड है वो अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो वो लवण या फिर जल का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करते हैं कि नीले लिटमस पत्थर है तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। नॉर्मली तो होता है कि ये नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये और क्या है कि मिथाइल ऑरेंज भी है ना, तो उसको भी क्या है लाल में चेंज कर देंगे। यानी नीले के साथ साथ में मिथाइल ऑरेंज है उसको भी लाल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अम्ल से संबंधित आधुनिक विचारधाराएं, अगर सबके अलग अलग थॉट्स हैं एसिड को लेके, तो जो आरेनियस है उसने क्या बताया वो देखिए। आरेनियस का आयनिक सिद्धांत, इसमें बताया इन्होंने कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलनशील हाइड्रोजन आयन देता है। यानी कि अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है। फिर सेकंड ब्रोंस्टेट आए और लोरी का सिद्धांत। तो ब्रोंस्टेट और लोरी है, इन्होंने कहा कि इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि आरेनियस के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, लेकिन ब्रोंस्टेट और लोरी है इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोटॉन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। फिर थर्ड आए लिविस। तो लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इनमें मतलब क्या बताया इन्होंने, इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है यानी कि अणु, आयन या मूलक है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म यानी कि लोन पेयर है वो स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि लोन पेयर को स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर अब हम तीनों का अब देखें तो लॉरेंस ने तो क्या बताया कि वो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। और फिर ब्रोंस्टेट और लोरी है, इन्होंने बताया कि ये प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। और लिविस और ने क्या बताया कि ये जो क्या होते हैं कि लोन पेयर इसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अम्लों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स नॉर्मली अगर हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑक्सी एसिड्स और एक होती है हाइड्रा एसिड्स। अब इनका देखो नाम के अकॉर्डिंग ही इनकी डेफिनेशन या फिर
इनका मीन क्या है। जैसे ऑक्सी एसिड्स हैं, यानी कि ये क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और सेकंड था जो हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल में क्या है कि इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन अब्सेंट ही मानो आप। चलो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे ऑक्सी अम्ल है यानी ऑक्सी एसिड्स, जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं। यानी कि नाम के अकॉर्डिंग ही इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4। फिर है फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। तो ये सब क्या होंगे, ये ऑक्सी एसिड्स होंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं। फिर सेकंड वाला है हाइड्रा। हाइड्रा एसिड्स क्या होंगे, यानी कि जिन आयनों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है हाइड्रा अम्ल कहलाएगा, मतलब ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, यानी कि जो हाइड्रा अम्ल है उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन ऑक्सीजन है वो अब्सेंट होगा। अगर इनके एग्जांपल्स देखें तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl, तो इसमें नॉर्मली आप देखो ओनली हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन तो अब्सेंट है। फिर सेकंड है हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि HBr, इसमें भी हाइड्रोजन है ओनली। फिर है हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसमें HI। फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन और साइनाइड HCN हो गया। यानी कि जो हाइड्रो एसिड है इसके अंदर क्या होगा, ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है वो अब्सेंट है। लेकिन जो इससे पहले हमने पढ़ा है जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एसिड्स हैं इनके यूज़ देखते हैं हम, यानी कि अम्लों के उपयोग क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट देखो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग है वो पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार से विस्फोटक बनाने में, रंग व औषधियाँ बनाने में, संचायक बैटरी में, यानी कि इन जगह पे क्या करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होगा। आप इन यूजेस हैं उनको अच्छे से देखें, काफ़ी एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सेकंड देखो नाइट्रिक एसिड का यूज़ है वो। नाइट्रिक एसिड है तो ये क्या कर रहा है कि औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में और फोटोग्राफी में, या फिर विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में और अम्लराज बनाने में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इनका यूज होता है नाइट्रिक एसिड का। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, इसका यूज़ क्या होता है, यानी कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होता है और अम्लराज बनाने में भी होता है और रंग एवं औषधि बनाने में भी इसका यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। फिर है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का यूज़ है अगर वो देखें तो वो विलायक के रूप में और सिरका बनाने में या फिर एसीटोन बनाने में, यानी कि खट्टे खाद्य पदार्थ हैं उनको बनाने में भी क्या होता है कि एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। फिर है फॉर्मिक एसिड का यूज़। फॉर्मिक एसिड है ये जीवाणुनाशक के रूप में या फिर फलों को संरक्षित करने में या फिर रबड़ के स्कंदन में या फिर चमड़ा उद्योग में फॉर्मिक एसिड का यूज़ होगा। फिर नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है इसका यूज़ क्या होता है कि नॉर्मल फोटोग्राफी में या फिर कपड़ों की छपाई या रंगाई में या फिर चमड़े की व्यंजक के रूप में और कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने के लिए इनका यूज़ होता है। फिर बेंजोइक एसिड है तो इसका यूज़ है वो दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। फिर है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा, ये धातुओं को साफ करने में या फिर खाद्य पदार्थों एवं दवाओं के निर्माण में या फिर कपड़ा उद्योग में इनका यूज़ होता है। ये जो अम्ल यानी एसिड है उसका जो pH का मान है वो 7 से कम होता है, यानी कि आपको पहले ही बताया है कि जो एसिड होता है उसका मान क्या होता है कि 7 से वैल्यू उसकी कम होगी और अगर 7 से ज़्यादा हो रही है तो वो बेस होगा। तो आपने देखा कि एसिड के बारे में। अब हम कुछ जो एसिड्स हैं उनके स्रोत के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि कहाँ पे कौन कौन सा होगा या फिर कैसे बनता है या कैसे कहाँ पे मिलेगा। तो देखो आप फर्स्ट हमने देखा था कि सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड है वो नींबू या नारंगी या संतरा
इनके अंदर है वो सिट्रिक एसिड मिलता है, जो कि स्वाद में बहुत खट्टा होता है। इनका आप बहुत अच्छे से देखो, ये एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो पक्का इनसे बनता है, तो आप देखो। फिर सेकंड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है ये सिरका और अचार इसमें मिलता है। फिर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है वो दूध के अंदर मिलता है। फिर है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड है वो मिलेगा मक्खन के अंदर, यानी कि घी के अंदर। फिर है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड को आप देखो ये एग्ज़ाम में बहुत रिपीट हो रहा है। टार्ट्रिक एसिड है वो इमली और अंगूर में मिलता है। तो सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड इनसे तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो ही रहे हैं। तो आप देखो कि जो सिट्रिक होते हैं वो तो नींबू, नारंगी, संतरा में है, और जो टार्ट्रिक एसिड है वो इमली और अंगूर के अंदर मिलता है। फिर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है वो लाल चींटी होती है उसमें मिलता है। फिर है टेनिक एसिड। टेनिक एसिड है वो मिलेगा चाय के अंदर। फिर है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड है वो चींटी के डंक में मिलता है। जैसे फॉर्मिक एसिड था वो तो लाल चींटी में मिलता है, लेकिन जो चींटी का डंक है उसमें मेथेनोइक एसिड भी होता है। फिर है कार्बनिक एसिड, तो ये मिलेगा सोडा वाटर में। फिर है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा टमाटर के अंदर। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा कि कौन कौन से जो एसिड्स हैं वो कहाँ और कैसे मिलेंगे। आप इनको अच्छे से देखें क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत रिपीट हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेस। बेस यानी कि भस्म। भस्म है वो धातुओं या धातुओं के सदृश आचरण करने वाले मूलकों में वे यौगिक हैं जो अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब जो बेस होते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। बेस होते हैं वो स्वाद में क्या होंगे, तीखे और कड़वे होते हैं। साथ में आप अगर याद करो तो एसिड के बारे में देख सकते हो, एसिड है वो क्या था, खट्टा था। फिर क्षार क्या है कि छूने से साबुन जैसा चिकना लगता है। और परबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल की प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। जो अम्ल था वो तो क्या था, H+ आयन दे रहा है, और ये जो क्षार हैं वो अम्ल से अगर अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे कि लवण और जल दे रहे हैं। फिर क्षार है वो लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला, तथा मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। एसिड था वो क्या कर रहा था, नीले लिटमस को लाल कर रहा था और मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला मतलब नीले में कन्वर्ट कर रहा है, और जो मिथाइल ऑरेंज है उसको येलो में चेंज कर रहा है। क्षार में तेल और गंधक को घुला देने की क्षमता होती है, यानी कि क्षार है वो तेल और गंधक को घुला देता है, यानी मिक्स कर देता है उनको। क्षार है वो कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। क्षार है वो फिनोल्फथेलिन को गुलाबी कर देता है। और लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार है वो प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। अब बेस से रिलेटेड जो आधुनिक विचारधारा है उसके बारे में देखते हैं। तो आरेनियस है, उन्होंने क्या बताया, आरेनियस ने का आयनिक सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि भस्म वे पदार्थ हैं जो जलीय घोल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यानी कि जो अम्ल था वो तो क्या था कि H+ आयन दे रहा है, और जो ये भस्म यानी कि जो बेस है ये क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है। फिर है NaOH है वो जल के साथ में रिएक्शन करेगा तो Na+ और OH- बनेगा। और जैसे NH4OH है जल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NH4+ और OH- बन रहा है। फिर बाद में सेकंड जो ब्रोंस्टेन क्लोरी है इन्होंने भी सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि भस्म वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अब देखो ब्रोंस्टेड लोरी है, इन्होंने ही बताया था कि जो एसिड होता है वो तो क्या करता है कि प्रोटॉन है वो डोनेट करने की क्षमता रखता है। लेकिन आप याद रखो कि
जो क्षार है वो क्या करेगा, यानी कि जो बेस है वो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यानी कि या कंपेयर में याद रखो कि जो अम्ल है वो तो क्या, एसिड है वो तो क्या करेगा कि प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, और जो बेस है वो प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। फिर लिविस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। लुईस ने क्या बताया, इस सिद्धांत के अनुसार भस्म यानी कि बेस वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, जिसे हाइड्रोनियम आयन का बनना। तो हाइड्रोनियम आयन का बनना होगा, जहाँ H2 है वो क्या है, लिविस भस्म है। फिर भस्म यानी कि बेस के प्रकार अगर देखें तो भस्म है या क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो वाटर सोलेबल और एक वाटर इनसोलेबल। यानी कि कुछ एक तो क्या होगा कि जो जल में विलेय भस्म होते हैं, और एक होते हैं कि जो जल में अविलेय भस्म होते हैं। अब इसमें देखो क्षार यानी कि एल्कली, वैसे भस्म जो जल में विलेय होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। यानी कि वाटर सोल्युबल होंगे तो वो क्षार कहलाते हैं, यानी कि एल्कली कहलाते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कुछ नोट करके बताया, यानी कि सभी जो क्षार हैं वो भस्म होते हैं। यानी कि जितने भी एल्कली हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे। लेकिन सभी जो बेस हैं वो क्षार नहीं होते हैं, यानी कि वो सारे एल्कली नहीं होते हैं। यानी कि आप याद रखो कि जितने के जितने भी सारे भस्म हैं वो क्या होंगे, मतलब जो क्षार हैं वो तो भस्म होंगे, लेकिन भस्म है वो क्षार नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि सभी भस्म है वो जल में विलय नहीं होते हैं। जो जल में विलय है यानी कि वाटर सोल्युबल है वो तो क्या होंगे कि क्षार यानी कि एल्कली होंगे, और जो वाटर इनसोल्युबल हैं वो क्या होंगे, वो क्षार यानी एल्कली नहीं होंगे। जल में अविलेय भस्म यानी कि वाटर इनसोल्युबल बेसेस जल में अविलेय क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल तो बनाते हैं, परंतु क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये जल में अविलेय भस्म हैं। तो आप इनको एग्जाम्पल्स हैं उनको नोटिस करो, आप इनको याद करना है, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाता है कि वाटर में सोलेबल कौन से हैं और इनसोलेबल कौन से हैं। अब अगर भस्मों या क्षारों के उपयोग देखें तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये घरों में चूना पोतने में या फिर गारा या प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण बनाने में, जल को मृदु करने में, अम्ल के से जलन या मरहम पट्टी करने में, या फिर चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, या फिर मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको दूर करने में किसका यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर सेकंड है जैसे कास्टिक सोडा यानी NaOH, ये क्या है कि साबुन बनाने में या फिर पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में या कपड़ा एवं कागज़ बनाने में तथा दवा निर्माण में और घरों और कारखानों में को साफ करने में कास्टिक सोडा का यूज़ होता है। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, ये प्रयोगशाला में प्रतिकर्मक के रूप में या फिर मुलायम साबुन के निर्माण में या फिर CO2 तथा SO2 यानी कि CO2 SO2 जैसी गैस हैं तो उनके अवशोषण के रूप में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये क्या करता है कि मकान बनाने में या फिर गारे के रूप में या फिर कास्टिक सोडे के निर्माण में या फिर सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज़ होता है। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को नोटिस करो, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ है वो किस में होता है, या फिर नॉर्मल पूछ लेंगे कि पेट की जो अम्लीयता है उसको दूर करने में किसका यूज़ होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल विषाक्तीकरण यानी कि पॉइजनिंग की एंटीडोट के रूप में या फिर चीनी उद्योग में मोलासिस में चीनी तैयार करने में इसका यूज़ होता है। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि औषधि निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में या फिर बायलरों के प्रयोग में इसका यूज़ होता है। अगर हम देखें भस्म या क्षार जो है
इसका जो pH का मान है वो 7 से अधिक होता है। 7 से कम तो क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से अगर अधिक है तो वो होगा बेस होगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आज हमने पढ़ा है अम्ल और भस्म, यानी कि एसिड और बेस। आप इनको अच्छे से पढ़ें, कल हम इनका कंपेयर भी करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर किसी को कोई डाउट हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी इसके बारे में देख सकें और पढ़ें। थैंक यू।